आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि चुनाव हो। अब भी 27% आरक्षण के साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार चाहती है कि चुनाव हो। इस संदर्भ में आज पत्रकार वार्ता देवास भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर रखी गई है। हम सबके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सम्माननीय महेंद्र सिंह सोलंकी जी, हमारे सांसद जी, देवास विधायिका राजमाता गायत्री राजे पवार जी, सम्मानित जिला अध्यक्ष जी राजीव खंडेलवाल जी, पिछड़ा वर्ग मोर्चे के जिला अध्यक्ष जिग्न गोस्वामी जी, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष राम सोनी जी, आप सबसे निवेदन है कि पत्रकार वार्ता शुरुआत। नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन के आह्वान पर जो मध्य प्रदेश में इस प्रकार का संशय की माहौल कांग्रेस द्वारा सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद निर्मित हुआ और जिसके कारण समाज और आमजन में पिछड़ा वर्ग को लेकर जो भ्रांतियां उत्पन्न हुई, उन सब बातों को लेकर एक पत्रकार वार्ता प्रत्येक जिले में हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आयोजित करने का प्रदेश संगठन ने निर्णय लिया है। आज इस संदर्भ में हमारे क्षेत्रीय सांसद महेंद्र सोलंकी जी और हमारे राजमाता जी सारे विस्तार से चर्चा करेंगी। आप लोगों को एक पत्रक के माध्यम से भी भारतीय जनता पार्टी की क्या मंशा है, वो पत्रक भी आपको उपलब्ध कराया गया है और उसके माध्यम से आपके कुछ हमारे जनप्रतिनिधियों के चर्चा के बाद कोई प्रश्न हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। कृपया आज आप लोगों से सिर्फ इतना ही आग्रह निवेदन है कि हमारी बात समाज के बीच में जो उचित बात है वो संपूर्ण बात आप लोगों के माध्यम से समाज के बीच में जाए। इस व्यवस्था को लेकर आज यह पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। आदरणीय उपस्थित आदरणीय जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजमाता साहब, उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, अभी 10 मई 2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुरेश महाजन वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य के मामले को निपटाते हुए यह निर्णय दिया है कि मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण के बिना ही नगरीय निकाय चुनाव व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में इस आदेश में संशोधन कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है और आज एक सुखद समाचार यह भी प्राप्त हुआ है अभी कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने एक पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर कर दी है, जिसकी सुनवाई 17 तारीख को होना नियत किया गया है। अब सबसे बड़ा विषय यह है कि 27% आरक्षण के साथ जो चुनाव होने वाले थे, उस आरक्षण से ओबीसी वर्ग को वंचित किसने किया? जिस प्रकार के तथ्य निरंतर हमारे सामने आ रहे हैं, उससे पूरी तरह से स्पष्ट है कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि नगरीय निकाय के चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव संपन्न हो, क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के विधानसभाओं के उपचुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, वो इस बात को समझ गए थे कि कांग्रेस पूरी तरह से जनाधार खो चुकी है। कांग्रेस के पास अब जनाधार नहीं बचा है।
यदि नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। जब मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार 27% ओबीसी आरक्षण के साथ नगरीय निकाय चुनाव और ग्राम पंचायत के त्रिस्तरीय चुनावों की तैयारी कर रही थी, जिसमें वार्डों का परिसीमन हो चुका था, वार्डों का आरक्षण हो चुका था, महापौर का आरक्षण हो चुका था, जनपद, जिला पंचायत, नगर पंचायत परिषद, नगर पालिका निगम के अध्यक्षों का आरक्षण हो चुका था। मतदाता सूची को तैयार कर लिया गया था, परंतु कांग्रेस ने वहां भी अपना असली ओबीसी विरोधी चेहरा दिखाया और इस पूरी व्यवस्था और तैयारियों के विरुद्ध कांग्रेस पहले माननीय उच्च न्यायालय में गई और इसके पश्चात माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपने याचिकाकर्ता मनमोहन नागर, जया ठाकुर और सैयद जाफर के माध्यम से पिटीशन दायर करवाई और जो तैयारियां हो चुकी थी वार्ड परिसीमन की, वार्ड आरक्षण की, महापौर और अध्यक्ष के आरक्षण की, मतदाता सूचियां तैयार हो चुकी थी, उस पूरी व्यवस्था और प्रक्रिया को कांग्रेस ने चुनौती देकर न्यायालयीन प्रक्रिया में उलझाकर रख दिया। और यही कारण हुआ कि आज हमारे प्रदेश में ओबीसी वर्ग का मतदाता 27% आरक्षण के साथ होने वाले चुनाव में जो उन्हें हित प्राप्त होना था, उससे पूरी तरह से वंचित हो गया। मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में लगातार इस बात के लिए प्रयासरत रही कि हम नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को 27% ओबीसी आरक्षण के साथ संपन्न कराएं। और इसीलिए मध्य प्रदेश की सरकार ने शिवराज जी के मार्गदर्शन में एक ओबीसी आयोग का गठन किया, जिसने अपने 600 पेज की रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों को बताया गया, उसका संपूर्ण विवरण उसमें दिया गया। साथ ही एरिया वाइज ओबीसी की संख्या मध्य प्रदेश में 48% है औसत रूप से, यह भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराया गया। हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का पहले दिन से ये संकल्प है कि हम नगरीय निकाय के चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव को 27% ओबीसी आरक्षण के साथ संपन्न कराएं। आयोग ने अपना यह भी मत अपनी रिपोर्ट में व्यक्त किया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और समस्त नगरीय निकाय चुनाव में सभी स्तरों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को कम से कम 35% स्थान
मिलना चाहिए। कम से कम 35% स्थान उनके लिए आरक्षित होना चाहिए। ऐसी रिपोर्ट पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रारंभ से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का संगठन नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत के त्रिस्तरीय चुनावों को संपन्न कराने के पक्ष में रहा है। परंतु जो चुनाव नवंबर 2019 में संपन्न कराए जाने थे, जबकि प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार थी, मगर कमलनाथ जी की मंशा चुनाव कराने की नहीं थी, इसीलिए उन्होंने नवंबर 2019 में चुनाव नहीं करवाए। और जैसे ही व्यवस्था परिवर्तन हुआ और संविधान के अनुसार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर आदरणीय शिवराज सिंह जी विराजमान हुए, उन्होंने पहले दिन से इस बात की चिंता की कि किसी भी तरह से नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव संपन्न होने चाहिए। कमलनाथ जी का एक और असली ओबीसी विरोधी चेहरा हमें तब देखने को मिला जब 8 जून 2019 को लोकतंत्र के मंदिर हमारी मध्य प्रदेश की विधानसभा में मध्य प्रदेश लोक सेवा आरक्षण संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसमें असत्य और भ्रामक रूप से इस बात की जानकारी दी गई कि मध्य प्रदेश में जो कुल आबादी है, उस आबादी में केवल 27% ओबीसी वर्ग विद्यमान है और निवासरत है। ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसके संबंध में कांग्रेस को और कमलनाथ जी को और साथ में दिग्विजय सिंह जी को भी लगातार मध्य प्रदेश की जनता के सामने माफी मांगनी पड़ेगी और इस बात का स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि क्यों 8 जुलाई 2019 को कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की विधानसभा में मध्य प्रदेश लोक सेवा आरक्षण संशोधन विधेयक के अंतर्गत असत्य और भ्रामक जानकारी प्रस्तुत कर ओबीसी की आबादी को केवल 27% बताया था। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतंत्रात्मक पार्टी है और हम लोकतंत्र में आस्था रखते हैं और लोकतंत्र का सम्मान तभी होगा जब संविधान के अनुसार जिस स्तर पर जो चुनाव कराया जाना है उस चुनाव को संपन्न कराया जा सके। क्योंकि हमारी सरकार निरंतर इस बात के लिए तत्पर और प्रयासरत है। जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय का सुरेश महाजन वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत 10 मई 2022 को निर्णय आया, माननीय शिवराज सिंह जी अपने समस्त महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़कर दिल्ली पहुंचे और वहां पर सॉलिसिटर जनरल से बातचीत करके इस आदेश को संशोधन कराने के लिए एक याचिका दायर करवाई और कहीं ना कहीं वो अपने प्रयासों में सफल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 27 मई 2022 को उस पिटीशन में फाइनल हियरिंग होना है। शिवराज सिंह जी जब सरकार में आए तो उन्होंने देखा कि किस प्रकार से कमलनाथ जी ने अवैधानिक तरीके से, विधि विरुद्ध तरीके से, कानून का पालन न करते हुए त्रुटिपूर्ण परिसीमन और आरक्षण
नगरीय निकायों का और त्रिस्तरीय पंचायतों का करवा दिया है। और चूंकि शिवराज सिंह जी सरकार में आते ही चाहते थे कि ओबीसी वर्ग अपने अधिकारों से किसी भी प्रकार से वंचित न हो, क्योंकि कमलनाथ जी ने जो अवैधानिक और त्रुटिपूर्ण तरीके से परिसीमन और आरक्षण किया था, उसके कारण कई नए वार्डों का गठन हो गया था, कई नई ग्राम पंचायतों का गठन हो गया था, कई पुरानी ग्राम पंचायतें समाप्त कर दी गई थी और कई ग्राम पंचायतों की सीमाओं में परिवर्तन केवल इसलिए कर दिया गया था कि ओबीसी वर्ग के मतदाता को नुकसान पहुंचाया जा सके। कांग्रेस का ये जो चेहरा है, ये असली ओबीसी विरोधी चेहरा है और इस बात के लिए कांग्रेस को मध्य प्रदेश के ओबीसी के मतदाताओं से माफी मांगना चाहिए। और उन्होंने सबसे पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाकर जो करतूत की और होने वाले चुनावों को न्यायिक प्रक्रिया में उलझा दिया, इस बात के लिए भी कमलनाथ जी को और दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए। जब कमलनाथ जी ने अवैधानिक तरीके से और त्रुटिपूर्ण तरीके से वार्ड का परिसीमन करवाया और आरक्षण करवाया, और जब शिवराज जी आए, उन्हें लगा कि इस आरक्षण और परिसीमन से ओबीसी के मतदाताओं को के हितों पर नुकसान पहुंचेगा, उनके अधिकारों पर नुकसान पहुंचेगा, तो माननीय शिवराज सिंह जी ने 21 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन विधेयक को लाकर कमलनाथ जी द्वारा ओबीसी के विरुद्ध, ओबीसी के हित और अधिकारों के विरुद्ध जो वार्डों का परिसीमन और आरक्षण किया था, उसे समाप्त कर दिया, जिससे कि मध्य प्रदेश में रहने वाले ओबीसी वर्ग के लोगों को उनका अधिकार, उनका हित मिले, किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव उनके हित पर और उनके अधिकारों पर ना पड़े। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो राज्य में हो, हम निरंतर ओबीसी के उत्थान के लिए काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी वर्गों को एक साथ लेकर एक संतुलन बनाकर यदि चलेंगे, तभी यहाँ पर रहने वाले भारत के प्रत्येक नागरिक का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास समान रूप से हो सकेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में 2004 में आई। 2004 में के पश्चात आज दिनांक तक हमने 3 मुख्यमंत्री दिए, वो उमा दीदी हो, वो आदरणीय बाबूलाल जी गौर हो, या वर्तमान मुख्यमंत्री जी आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान हो। ये तीनों ही ओबीसी वर्ग से आते हैं, ओबीसी वर्ग के सम्मानीय सदस्य हैं। हमारी सरकार केंद्र में है। नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास चाहते हैं। वो जानते हैं कि सभी वर्गों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। जो जातियां सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ गई हैं, उन जातियों को भी बराबर का अधिकार देना पड़ेगा। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ओबीसी की जो केंद्रीय सूची थी, उसका दर्जा बदलते हुए उसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, जिससे कि ओबीसी के हितों पर और उनके अधिकारों पर किसी भी प्रकार से कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी ने हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में संविधान संशोधन अधिनियम 2018 प्रस्तुत करके
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया है। हम लोग हमेशा ही ओबीसी के हित में बात करते रहे हैं, ओबीसी के हित में काम करते रहे हैं, और ये जितना भी घटनाक्रम हुआ है इसमें कांग्रेस के कार्यों को देखें तो स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पूरी तरह से नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के खिलाफ रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन निरंतर इस बात के लिए तत्पर और तैयार रहा है कि 27% ओबीसी आरक्षण के साथ ये चुनाव संपन्न होने चाहिए। अब सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि जो आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुरेश महाजन वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य के मामले में दिया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना अभिमत व्यक्त किया है कि 27% आरक्षण के बिना इस चुनाव को दो 2019 में जो परिसीमन और आरक्षण हुआ था उसके आधार पर करवाया जाना चाहिए। यदि पुरानी व्यवस्था के अनुसार इस प्रकार का चुनाव होता है तो निश्चित रूप से ओबीसी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में ये बिल्कुल नहीं चाहती कि ओबीसी के अधिकार पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े, क्योंकि 2019 से लेकर 2022 तक 35 नए नगरीय निकायों का गठन हो चुका है, जिसमें 128 ग्राम पंचायतों को समाहित किया गया है। और यदि गांवों की दृष्टि से देखा जाए तो 297 गांव अब नगरीय निकाय में समाहित हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में नवीन परिसीमन के आधार पर ही यदि चुनाव करवाया जाता है तो ओबीसी के मतदाताओं को उनका अधिकार प्राप्त होगा और संविधान के अनुसार उनके हितों की रक्षा हो सकेगी। हम चाहते हैं कि ये चुनाव शीघ्र से अति शीघ्र हो। ये संवैधानिक व्यवस्था है, ओबीसी के हितों पर किसी भी प्रकार से कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ओबीसी का जो अधिकार है वो अधिकार उन्हें प्राप्त हो। वो 27% आरक्षण के साथ ही ये चुनाव संपन्न हो, ऐसा पुरजोर समर्थन भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार और प्रदेश का संगठन करता है। और इसके लिए निरंतर हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान प्रयासरत हैं, और जल्द ही संविधान की व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आएगा, और जो भी निर्णय आएगा उस निर्णय के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर चुनाव करवाएगी, क्योंकि हमें लोकतंत्र की भी चिंता है और संविधान की भी चिंता है और ओबीसी के सभी मतदाताओं के हित अधिकार की भी चिंता है। बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल हमारे माननीय सांसद जी जो हमारे प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने बहुत ही विस्तार से आप लोगों के सामने आज की स्थिति, पार्टी का स्टैंड और सरकार के प्रयासों के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा की। मैं हर पॉइंट को वापस से ना दोहराते हुए केवल एक बात आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगी। माननीय शिवराज सिंह जी ने माननीय कमलनाथ जी को
विधानसभा में कुछ प्रश्न किए थे, वो भी ओबीसी आरक्षण के संबंध में। उनको मैं दोहराना चाहती हूँ। 8 मार्च 2019 में तत्कालीन सरकार जो थी कांग्रेस की, उन्होंने फैसला लिया था कि ओबीसी आरक्षण होगा। उसके बाद एक याचिका दायर हो गई, जो हम सभी जानते हैं कांग्रेस की तरफ से ही किसी एक व्यक्ति ने लगाई थी। अगर वो याचिका दायर भी हुई, चलिए मान के चलें वो याचिका एक आम व्यक्ति ने भी लगाई थी, 19 तारीख को जब तारीख थी तो सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल कोर्ट में नहीं पहुंचे थे, क्योंकि नहीं पहुंचने से सरकार का पक्ष नहीं रखा गया, और जब पक्ष नहीं रखा गया तो सरकार के इस फैसले पर स्टे आ गया था। और यही चाहते थे कमलनाथ जी और कांग्रेस सरकार कि दिखावा करना है हमें प्रदेश की जनता के सामने, ओबीसी के हित में काम कर रही है यह सरकार, पर बहुत ही दोहरी मानसिकता थी और इनके बहुत ही क्या बोलूँगी मैं, विषैले अंदाज था ये। वो चाहते थे दिखाना कि ओबीसी के हित में काम कर रहे हैं, पर वो ये भी चाहते थे कि उस पर स्टे लग जाए ताकि चुनाव में उन्हें 27% आरक्षण नहीं देना पड़े। जब ये प्रश्न पूछा गया कि आपके एडवोकेट जनरल क्यों नहीं पहुंचे वहां आर्ग्यू करने के लिए, आपका पक्ष रखने के लिए, तो माननीय कमलनाथ जी के पास कोई जवाब नहीं था। माननीय शिवराज सिंह जी ने फिर ये भी प्रश्न पूछा, चलिए नहीं पहुंचे, स्टे हो गया, पर आपकी सरकार ने वापस से सुप्रीम कोर्ट में जाकर कोई याचिका दाखिल की, या आपने इस निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाने की सोची क्या? तो आप सब जानते हैं कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गए थे। तो ये दिखावा है कांग्रेस का, जिन्होंने ये सब किया। अभी माननीय सांसद जी ने बताया, एक विधेयक उन्होंने पास किया था जिसमें उन्होंने 27% जनसंख्या बताई थी ओबीसी की, जो बहुत ही गलत थी। आज हम जानते हैं कि वो गलत थी, पर उनका उद्देश्य क्या था ये हम केवल आपके सामने रखना चाहते हैं। 27% जनसंख्या जब आप बताते हैं तो क्या 100% आरक्षण मिल पाता ओबीसी को? कतई नहीं। तो उनका जो वो चाहते थे वो ये था कि 27% जनसंख्या कम बताएं, ताकि आरक्षण भी कम परसेंटेज पे ओबीसी को मिले। इसकी पोल तब खुली जब सरकार बदली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर आई प्रदेश में, और फिर ये पूरा घटनाक्रम हुआ जो अभी माननीय सांसद जी ने आपके सामने रखा। तो ये कुछ इरादे थे कांग्रेस सरकार के, ये उनके काम करने का भाव था ओबीसी की तरफ, जो आज हम लोग यहाँ बैठ के आपके सामने रखना चाहते हैं। उन्होंने कभी भी ओबीसी को आगे बढ़ाने के लिए या उनके अधिकार देने के लिए कभी भी काम नहीं किया, केवल दिखावा और ढोंग किया। ये आज बहुत क्लियर है और ये हम आपके सामने रखना चाहते हैं। अभी सांसद जी ने बताया उनके मुख्यमंत्रियों के बारे में, वैसे ही मैं बताना चाहती हूँ कि जब कांग्रेस सरकार थी तो केवल ओबीसी के 5 मंत्री थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हमारे ओबीसी के 9 मंत्री हैं। इस तरह से हमेशा से ओबीसी सेक्शन का एक खास ध्यान, उनके हित में काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित रही है और रहेगी। जो भी निर्णय हमारे सुप्रीम कोर्ट का आएगा उसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे, पर अपनी ओर से भी हम पूरी तरह से ध्यान रखेंगे कि ओबीसी को उनके हक दिलाने में हम कामयाब हो सकें, और उसको हम करके दिखाएंगे। आप सब लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, सबको हम बताना चाहते हैं, चुनाव जब भी आए हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये संगठन वो संगठन है जो हर कदम पर तैयार रहता है, हर चुनौती फेस करने के लिए तैयार रहता है, और उसी की कड़ी में इस चैलेंज को भी फेस करने के लिए
माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम इस चुनौती को भी फेस करेंगे। ओबीसी के हित में इस लड़ाई को हम आखिरी चरम तक लेके जाएंगे और ओबीसी को उनके हक दिलाने के लिए हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा वादा है। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मोशन हियरिंग में स्वीकार हो गई है। इसकी फाइनल हियरिंग जो है वो 17 तारीख को सांसद जी, कांग्रेस इस मुद्दे को बहुत गिना रही है और अभी सबसे बड़ा यदि आपने उपचुनावों में भी देखा होगा, भाजपा का आरोप लगता है कि संविधान मतलब वो करना चाह रही है, मतलब संविधान में मतलब आरक्षण समाप्त करना चाह रही है। आपने इससे वर्ग में ये फैलाया भी जा रहा और अभी वापस वही चीज़ आ रही है। आप इस मुद्दे कैसे? नवंबर 2019 से लेकर तो नवंबर 2020 तक कमलनाथ जी की ही सरकार थी। यदि उन्हें इतनी ही चिंता थी संविधान की, उन्हें इतनी ही चिंता थी ओबीसी वर्ग के मतदाताओं की, तो इस एक वर्ष के पीरियड में उन्होंने चुनाव क्यों नहीं कराया? पहला जवाब उन्हें ये देना है। और जब 10 मई 2022 को सर्वोच्च न्यायालय ने सुरेश महाजन वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य के मामले में अपना अभिमत दिया कि 27% आरक्षण के बिना ही चुनाव कराए जाए, तो क्या कांग्रेस इस याचिका में, इस आदेश में संशोधन कराने के लिए याचिका प्रस्तुत करने के लिए दिल्ली नहीं जा सकती थी क्या? आप इनकी एक्टिविटी देखिए, इनकी हरकतों पे निगाह रखिए। केवल कहने मात्र से कुछ नहीं होता। यदि शिवराज सिंह जी और आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी ओबीसी वर्ग के मतदाताओं को उनका अधिकार दिलाना चाहते हैं, तो वो अपने सारे महत्वपूर्ण काम को छोड़कर दिल्ली जाते हैं और वहाँ जाकर सॉलिसिटर जनरल से बात करके याचिका प्रस्तुत करते हैं। याचिका प्रस्तुत होने के बाद सुनवाई होती है, मोशन हियरिंग में उसको एडमिट किया जाता है और फाइनल हियरिंग के लिए 27 तारीख को नियत किया जाता है। ये हमारी कथनी और करनी है। जो कहते हैं वो करते हैं। क्या ये काम कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह नहीं कर सकते थे? काफ़ी लोग हैं उनके पास। मनमोहन नागर किसने पैदा किया? सैयद जाफर को कौन लाया? जया ठाकुर कहाँ से आई? ये सारे वो नाम हैं जो कांग्रेस ने एक सुनियोजित तरीके से इस पूरी व्यवस्था और प्रक्रिया को कानूनी प्रक्रिया में उलझाने के लिए सामने लाए थे। मगर अब वो चाहते हैं कि हम करें कुछ नहीं, केवल भाजपा पे ब्लेम लगाकर उसका फ़ायदा उठा लें। तो भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश के ओबीसी के मतदाताओं को दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के मतदाताओं के हित के लिए और अधिकार के लिए लड़ रही है। जब चुनाव की घोषणा हो चुकी थी, चुनाव की तैयारियां चल रही थी, ऐसा क्यों किया गया? उसमें क्या विसंगति थी जो सुप्रीम कोर्ट को आपको एक तो उसको चुनाव को रद्द करना पड़ा, दूसरी बात इतने समय से केस चल रहा था, तो आज सॉलिसिटर जनरल को लेकर के सीएम को बैठना और आज वो सारी चीजें करना, केस में हम कहाँ चूक हो गई? सॉलिसिटर जनरल के साथ जो आज मीटिंग हुई है पूरे केस में, सरकार से जो चूक हुई वो कमलनाथ जी के समय में हुई। जो राजमाता साहब ने अभी बताया कि जब कमलनाथ जी की सरकार को वहाँ पर इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखना था, वहाँ पर एडवोकेट जनरल उपस्थित ही नहीं हुए। अभी पिछले कुछ महीनों जब निर्णय आने वाला था, नहीं, पर बिगड़ी स्थिति वहीं से ना। इस निर्णय में जो निर्णय दिया है, ये 10 तारीख का जो निर्णय है, इसमें संशोधन कराने के लिए शिवराज जी गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से कोई चूक नहीं हुई। जो निर्णय दिया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उस निर्णय से व्यथित होकर हम लोग फिर से उसमें संशोधन कराने के लिए गए हैं। और चूंकि निर्णय 10 मई का था, 10 मई के निर्णय के लिए यदि 13 मई को पिटीशन दायर होके उसके सुनवाई हो जाती है, 3 दिन में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जाकर सॉलिसिटर जनरल से बात भी कर लेते हैं, पिटीशन तैयार भी हो जाती है, पिटीशन पर मोशन हियरिंग में सुनवाई भी हो जाती है, तो विलंब कहाँ हुआ? इसी स्थिति में यदि जो 17 मई की सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट ने अगर यही फैसला अपना बरकरार रखा, तो इसी स्थिति में अगर चुनाव होते हैं तो जिन सीटों पर ओबीसी का आरक्षण था पहले, या जिन सीटों को मानते हैं कि ये ओबीसी की सीटें थी, वो अनारक्षित हो जाएंगी।
उन सीटों पर सामान्य वर्ग के लोगों को लड़ने से भाजपा कैसे रोकेगी? क्योंकि पंचायत चुनाव में बहुत स्थितियां बिगड़ी थी, इस बार भी हुई थी, विरोध भी बहुत सारे हुए थे, कार्यालय तक आए थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो आएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान किया जाएगा और साथ ही साथ ओबीसी वर्ग के हित, उनके अधिकार और उनकी भावनाओं का भी सम्मान किया जाएगा। ओबीसी वर्ग का हित और उनका अधिकार किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी पूरी तन्मयता के साथ करेगी। भाजपा के जो पदाधिकारी थे, भाजपा को फ्री फॉर ऑल करना पड़ा था इस चुनाव में जिला पंचायत के लिए। अभी आपके क्षेत्र 3 का मामला था, ये नवीन चौधरी फ्री फॉर ऑल करना पड़ा। देखिए, जो पंचायत का चुनाव होता है वो बिना सिंबल के होता है। कुल मिला के नहीं, ये स्थिति आएगी। पंचायत का चुनाव बिना सिंबल के होता है। ऐसा फ्री फॉर ऑल हुआ नहीं हुआ, ऐसी कोई स्थिति विद्यमान नहीं आपने है। कैंडिडेट बदला था आखिरी में दबाव में। कुल मिला के ये है कि 27% आरक्षण की जो घोषणा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन ने की है, हम इस नगरीय निकाय चुनाव में भी 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को हमारे अनारक्षित सीटों पर देकर पिछड़ा वर्ग का सम्मान की सारी जो व्यवस्था हम कर सकते हैं वो पूर्ण करेंगे। इसके लिए प्रदेश संगठन भी तैयार है और जिला संगठन भी तैयार है। रहा सवाल दूसरी बात, तो पंचायत स्तर के जो त्रिस्तरीय चुनाव हुए थे उसमें फ्री फॉर ऑल इसलिए कर दिया गया था कि उसमें कोई सिंबॉलिक चुनाव नहीं होता है। सिंबॉलिक। और जब कोई दल का चुनाव नहीं होने के कारण उसको फ्री फॉर इसलिए कर दिया था कि जो जीतेगा वो जीत के आएगा। इस वर्ग को लेकर कोई दबाव में नहीं हुआ था, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं हुआ था। संगठन के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहता है। कोई भी प्रत्याशी यदि घोषित किया जाता है तो वो व्यवस्था की दृष्टि से घोषित किया जाता है, और यदि उसमें बदलाव किया जाता है तो वो भी व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए ही बदलाव किया जाता है। इस प्रकार का कोई दबाव प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी भी संगठन पे नहीं बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित सदस्यों का संगठन है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के संगठन की प्रत्येक बात को हृदय से लगाता है, उसे आत्मार्पित करता है, उसे आत्मसात करता है। कल कमलनाथ जी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी के अंदर वो 27% ओबीसी वर्ग को टिकट देकर प्रत्याशी होगा। कमलनाथ जी का सबसे बड़ा गुनाह यही है कि 8 जुलाई 2019 को जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आरक्षण संशोधन अधिनियम विधेयक पेश किया गया था, उसमें जो भ्रामक और असत्य तथ्य 27% ओबीसी आबादी के संबंध में बताया गया था, वही बात वो आज भी कर रहे हैं। वो 27% से ऊपर बढ़ना नहीं चाहते, जबकि भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव होगा ओबीसी वर्ग के मतदाताओं को 27% से अधिक आरक्षण देकर इस चुनाव को संपन्न करवाएगी। यदि यथास्थिति में कोई चुनाव होते हैं मान लो, तो इसमें कोई भाजपा को नुकसान का अंतर नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। 100 जो सीटें हैं जिन पे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है, कहीं ना कहीं उनके दिल में तो भावना। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनावी मोड पर रहती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे चुनाव का सामना करने के लिए तैयार और तत्पर रहता है। कभी भी चुनाव करवा लो, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार है। जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है। ये स्थिति अपन पिछले उपचुनाव में भी देख चुके हैं। इनकी गलतियों के कारण, कमलनाथ जी की गलतियों के कारण कमलनाथ जी की सरकार गिरी और हम संविधान की व्यवस्था के अनुसार सरकार में आए। उपचुनाव हुआ, ये चिल्लाते रहे, मगर जनता को एक बात समझ में आई कि मध्य प्रदेश का विकास यदि कोई सुनिश्चित करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, और भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया, जनादेश दिया। सर, रिव्यू पिटीशन में तो सुप्रीम कोर्ट के लिए जो डाला है सरकार ने, उन्होंने तो टाइम एक्सटेंशन मांगा है कि ये टाइम सफिशिएंट नहीं है उनके लिए कि वो इतनी जल्दी चुनाव करवा सके, और आपका प्रोजेक्ट क्या कुछ ऑपरेटिंग। देखिए, अब माननीय न्यायालय के समक्ष मामला लंबित है। 17 तारीख के दिन सुनवाई हो जाए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अभिमत आ जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अभिमत पर अभिमत देने के पूर्व बोलना अभी किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। एक संवैधानिक व्यवस्था है, हम सबको इस व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए।
इसीलिए हमने कहा है कि हम कमलनाथ जी जिस 27% आरक्षण की बात कर रहे हैं हम उस व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं। हम 27% से अधिक आरक्षण ओबीसी वर्ग के मतदाताओं को देने के लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी, संकल्पित है। इसका कम करेंगे। अन्य वर्ग भी हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ जाने दीजिए। संविधान की एक प्रक्रिया है, उसका पालन हो जाए। संविधान की प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात जब सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देगी, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी सम्मान होगा, ओबीसी वर्ग के हित और अधिकारों का भी सम्मान होगा और साथ में संविधान का भी सम्मान होगा।